हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स। इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर बेटा हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि किस तरह से कंज्यूमर राइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट में कैसे कैसे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आगे शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, वो स्पेसिफिकली शुरू करते हैं हम किस चीज से बेटा? कंज्यूमर मूवमेंट से। क्या से शुरू करेंगे बेटा हम आज की क्लास को? हमारी को कंज्यूमर मूवमेंट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हम हमारी क्लास को। आज को ध्यान देंगे आप। व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर मूवमेंट? देखो बहुत ध्यान से समझना कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं यहां पर। क्या हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर मूवमेंट्स का मतलब क्या है? What do we mean by consumer movement? देखो मूवमेंट एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है वर्ड? उस वर्ड का मीनिंग समझेंगे और उस वर्ड का मीनिंग समझ के उसको समझने का प्रयास करेंगे। मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट ना हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। मूवमेंट का मतलब होता है बेटा कि प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, कि हम किसी न किसी चीज के अगेंस्ट, मतलब मार्केट में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि कंज्यूमर के हिसाब से उसके फेवर का नहीं है, और कंज्यूमर उसके अगेंस्ट मार्केट में क्या करेगा? प्रोटेस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट मार्केट में आएगा और आंदोलन करेगा। दैट इज नॉन एज कंज्यूमर मूवमेंट। क्या कहलाएगा बेटा? वो वही कंज्यूमर मूवमेंट कहलाएगा। अब देखो बात हमने की प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग। किस चीज के? देखो कोई भी व्यक्ति हो, किस चीज के प्रोटेस्ट, किस चीज के अगेंस्ट आता है? जिससे कि वो डिससेटिस्फाई होगा। क्या होगा? जिससे कि वो क्या होगा? डिससेटिस्फाई होगा। उसके अगेंस्ट वो क्या कर देगा? मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। मार्केट में एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है का मतलब कि मार्केट में कोई ना कोई सेलर है। क्या है बेटा मार्केट में? देखिए मार्केट में क्या है? कोई न कोई सेलर है और कोई न कोई क्या है? बायर है। ठीक है, अब बायर को लग रहा है कि भैया ये जो पर्टिकुलर सेलर है, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि हम परचेज कर रहे हैं, ही इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी, और मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करने से नुकसान हो रहा है। क्या है वहां पर? कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो क्या मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए? तो वहां पर हमेशा, मतलब एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट हम बात करें कि बिफोर और आफ्टर। क्या बात करें बेटा अपन? हम बात करें बिफोर और आफ्टर। तो पहले ये उम्मीद की जाती थी कस्टमर के साथ, कस्टमर को ये समझाया जाता था कि इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी प्रोडक्ट, इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी प्रोडक्ट, देन he or she should not buy that product, he or she should avoid that product। उस प्रोडक्ट को क्या मत करो? परचेज ही मत करो, मत जाओ, खरीदो मत उस चीज को। लेकिन क्या उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना, क्या उस प्रोडक्ट के पास नहीं जाना, क्या उसको अवॉइड कर देना एक सही ऑप्शन है? अच्छा, मतलब एक बार देखो लगता है यार सही ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं ना, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मजबूरी भी होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना। अब आपने कह दिया कि साहब मत खरीदो, नहीं पसंद आए मत खरीदो, कहीं और से ले लो, कहीं उधर चले जाओ, सेलर अच्छा नहीं है हमारे पास मत आओ। लेकिन दिस इज नॉट द ऑप्शन। करना क्या हो चाहिए? एक एक्चुअल स्थिति ये होनी चाहिए कि नहीं भैया हम आपसे खरीदेंगे भी, और आप उचित तरीके से हमारे साथ ट्रीट करो, सही वैल्यू पर दो, सही काम करो, तब जाकर बेटर उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा। तो पहले कंज्यूमर्स क्या नहीं थे? यूनाइटेड नहीं थे। पहले कंज्यूमर क्या नहीं था? यूनाइटेड नहीं था, एकजुटता कंज्यूमर्स के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जब धीरे धीरे क्या डेवलप हुई? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई। क्या हुआ बेटा? धीरे धीरे, जब धीरे धीरे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई बेटा? जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई, कंज्यूमर एकजुट हुआ, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कंज्यूमर के वेलफेयर में काम करना शुरू किया, कंज्यूमर्स ने मूवमेंट करना शुरू किया,
और हमको ये देखने को मिलता है कि कंज्यूमर अवेयरनेस हमको यहां पर देखने को मिल जाती है। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आई? तो चलिए अब इसी बात को हम बुक में से रीड करते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। हाँ भाई, तो बुक में से रीड करना शुरू करते हैं बेटा अपन। देखिए क्या लिखा है कि द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज out of dissatisfaction of the consumer as many unfair practices were being indulged in by the sellers। क्या होता है बेटा कि कंज्यूमर मूवमेंट्स जो अराइज होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि कंज्यूमर मूवमेंट कब अराइज होंगे? जब कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होगा। अच्छा, और कंज्यूमर डिससेटिस्फाई कब होगा? जब सेलर्स जो है वो कई तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे पहले में हमने पढ़ा था अडल्ट्रेशन, ठीक है, और वीविंग के अंदर गड़बड़ी कर देना, कम माल तोल देना, है ना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देना। तो जब इस तरह की हरकतें सेलर करने लगे तब जाकर कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होगा और इनके अगेंस्ट वो क्या करना शुरू करता है? मूवमेंट करना शुरू कर देता है। आगे देखिए, देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू द कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। पहले ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि मतलब ऐसा कोई एक्ट बना हुआ ही नहीं था। जैसे हम बात कहें कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना हुआ है और सब चीजों के लिए एक्ट बना हुआ है, लेकिन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट बना हुआ नहीं था। उसके बाद बात करें, फॉर अ लॉन्ग टाइम when a consumer was not happy with a particular brand or product or shop, he or she generally avoided buying that brand product or would stop purchasing from that shop। अगर कंज्यूमर को कहीं से कहीं भी अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, मैंने बताया ना अभी, अगर उसको वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ही नहीं है तो ये बिलीव किया जाता था कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज ही ना करे। सेलर चेंज नहीं होगा, सेलर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ब्रांड के अंदर कोई कमी है तो वो कमी रहेगी, हजार्डियस है तो वो रहेगा, लेकिन आप बायर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करो अगर आपको पसंद नहीं है तो दैट इज नॉट ए परमानेंट रिजोल्यूशन। अच्छा, एक व्यक्ति अवॉइड कर देगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो खरीद रहे हैं उनकी जान को जो खतरा है, उसका सिंपल सा सबसे सही तरीका क्या है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर की जाए। सेलर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाए। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service। आप कंज्यूमर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंज्यूमर क्या रहे? केयरफुल रहे, वो समझदारी से काम ले, वो ध्यान से काम ले जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करे। कोई उसको रोकने वाला नहीं है, सेलर को रोकने वाला नहीं है, बस कंज्यूमर की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। ठीक है। इट took many years for organizations in India and around the world to create awareness among people. This has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the sellers। अच्छा, अब इसमें ना बहुत समय लगा, मतलब लंबे समय तक यही चलता रहा। क्या चलता रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भैया? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन समय के साथ जब डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता गया, चीजें और ज्यादा, मतलब एक लेवल होता है ना, एक होता है ना सैचुरेशन पॉइंट, जब आ गया उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद तो अब ये हो गया कि नहीं भैया अब कंज्यूमर के बस की बात नहीं है, अब तो सेलर को ही क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा अपन। ओके, क्या लिखा है देखिए। इन इंडिया the consumer movement as a social force, देखो ध्यान देना, as a social force मतलब एक सामाजिक ताकत की तरह उभरे। देखो सोसाइटी के अंदर ना एक चेंज लाना बहुत जरूरी था, और वो चेंज कौन लेके आया? वो चेंज लेके आए कंज्यूमर मूवमेंट्स। सोशल फोर्स मतलब एक समाज के अंदर जो भी गलत हो रहा है, सोसाइटी में अगर कोई भी चीज गलत प्रिवेल है तो उस गलत को सही करना, उस गलत को जड़ से ही खत्म करना, उसके लिए क्या हुआ? कंज्यूमर मूवमेंट्स इमर्ज हुए। और कंज्यूमर मूवमेंट्स किसकी तरह देखे गए? एक सोशल फोर्स, एक सामाजिक ताकत की तरह उनके इमरजेंस को देखा गया, उनके इंपॉर्टेंस को समझा गया। तो वही लिखा है कि इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट्स एज ए सोशल फोर्स originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices। देखो कोई भी कस्टमर हैप्पी कस्टमर कब बनेगा? ध्यान देना,
कब बनेगा वो हैप्पी कस्टमर? कि देखिए सपोज करो कोई सेलर है, अब सेलर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, अनएथिकल, क्या कर रहा है वो, अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करता है, फॉलो करता है, मतलब गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचने के अंदर बिलीव करता है। अब कंज्यूमर, जब तक ये स्थिति रहेगी ना, तो कंज्यूमर क्या हैप्पी कस्टमर होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो वो हैप्पी कस्टमर कब होगा? जब ये अनएथिकल और ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है इनके अगेंस्ट उसकी वॉइस को रेज करने का मौका मिलेगा और ये सब क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, तब जाकर कस्टमर एक हैप्पी कस्टमर बन पाएगा। तो ये हमारे इंडिया में पॉसिबल हुआ कब? जब कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या हुए बेटा, अराइज हुए, तब ये सारी चीजें इंडिया में क्या हो पाई, पॉसिबल हो पाई। क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ क्लियर है बेटा, यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होगा। ठीक है, तो इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, सोशल, वो कंज्यूमर मूवमेंट्स। और कंज्यूमर मूवमेंट्स किसकी तरह इमर्ज हुए बेटा, ये इमर्ज हुए सोशल फोर्स की तरह। ठीक है, अब क्या परेशानियां थी, अब समझना कि ये अनएथिकल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी क्या। व्हाट वाज दैट, क्या करता था कंज्यूमर, मतलब सेलर क्या करता था, किस तरह से हम कह रहे हैं कि एक सेलर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। क्या क्या थी वो, देखो ध्यान देना। सबसे पहले रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, क्या लिखा है बेटा यहां पर, रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, मतलब आप समझना एक्चुअल में कोई शॉर्टेज है नहीं, फूड की शॉर्टेज है नहीं, बस सेलर ने क्रिएट कर दी। कैसे कर दी कि वो मार्केट में प्रोडक्ट, देखो क्या होगा समझना ध्यान से। फूड शॉर्टेज कैसे क्रिएट कर रहे थे कौन, सेलर्स कैसे फूड शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, ध्यान देना। देखो ये एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, अब ये प्रोडक्शन कहां जाएगा, दिस प्रोडक्शन विल गो टू ट्रेडर, ट्रेडर के पास गया। अब ट्रेडर का काम क्या है कि इस प्रोडक्शन को क्या करना है, उसको सेल करना है, किसको, कंज्यूमर को। क्या करना है इसका काम, कि इसको सेल करना है बेटा, किसको, कंज्यूमर को। लेकिन क्या कर रहा है ट्रेडर, सेल ही नहीं कर रहा, यहां से खरीदे जा रहा है और अपने पास क्या किए जा रहा है, उनको स्टॉक बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, कि अगर अपने यहां पर रहेगा मार्केट में आएगा नहीं, तो मार्केट में क्या होगी, शॉर्टेज। जब सेल नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा तो क्या होगी, शॉर्टेज, शॉर्टेज कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, शॉर्टेज कम होगी तो बेटा क्या होगी, डिमांड बूस्टअप हो जाएगी। अच्छा, जब डिमांड बढ़ती है और शॉर्टेज होती है तो प्राइस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गलत तरीके से पैसा कमाने के उद्देश्य से ये लोग क्या करते थे कि अनावश्यक, फूड शॉर्टेज है नहीं फिर भी फूड शॉर्टेज क्या कर देंगे, क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, तो ये गलत है, ये अनएथिकल है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं अनएथिकल काम, ये होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब भी वही है ना, अनावश्यक अपने पास जो है अनाज उसको इकट्ठा करके ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, रख रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं उसका। और क्या कर रहे हैं गलत तरीके से काम, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि वही चीज काला बाजारी करना, अभी समझाया ना मैंने आपको, ये भी उसी का एग्जांपल है कि मतलब चीजों को जबरदस्ती स्टोर करके और महंगे दामों पर बेचना, दैट इज ऑल्सो ब्लैक मार्केटिंग। एंड अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल मतलब कि मिलावटी सामान बेचना, मतलब कि जैसे हम बात करें मूंग की दाल में ना कंकड़ मिला देना, उड़द की दाल में ईंट के दाने मिला देना, ताकि वेट बढ़ जाए और एक्चुअल में प्रोडक्ट जो पहुंचे वो क्या पहुंचे, बहुत कम पहुंचे। तो इस तरह का काम जब सेलर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाएगा। तो वही बात लिखी हुई है भी बेटा यहां पर आपके पास, क्या लिखा हुआ है ध्यान देना कि रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ईडेबल ऑयल गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट्स। अच्छा, इन्हीं की वजह से क्या शुरू हुए, कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुए। क्यों होंगे कंज्यूमर मूवमेंट शुरू, क्योंकि यही वो रीजन है जिनकी वजह से कंज्यूमर क्या है, परेशान है, और इन्हीं की वजह से कंज्यूमर क्या कर रहा है, आगे अपने लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ना शुरू किया, मूवमेंट शुरू हुए, और मूवमेंट शुरू हुए उसके बाद एक नया एक्ट एप्लीकेबल हुआ। इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म
इन द 1960s। अच्छा, ये नया नहीं है, 1985 में तो पहली बार लॉ बनी गया था, ठीक है। तो कब से? 1960s के दौर से कंज्यूमर इन सब चीजों से परेशान था। याद करना 1960s का स्पेशली वो दौर जब 1966 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, 1967 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीते थे। उस समय पर ये परेशानियां बहुत ज्यादा थी और उस समय कंज्यूमर स्पेशली डिमांड कर रहा था इन चीजों की, इनसे छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा लेने के लिए कंज्यूमर ने उस समय बहुत सारे मूवमेंट्स हमको देखने को मिले थे। आगे बात करते हैं। Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यू है ना, आर्टिकल लिख रही थी, न्यूज़पेपर में प्रिंट आ रहे थे कि मतलब स्पेशली कुछ तो ऐसे ट्रेडर्स थे जिनके खिलाफ तो खुलेआम लिखा जा रहा था, और उनको आगे जाकर इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से एक्चुअल में इनका इंपैक्ट ये हुआ कि उन लोगों को मजबूर होकर अपनी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस उनके अंदर चेंज लाना पड़ा, उनको इंप्रूवमेंट करना पड़ा। दे फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप्स। मैंने कहा ना, कंज्यूमर जब तक इंडिविजुअल था, यूनाइटेड नहीं था, तब तक ये समस्याएं ज्यादा थी। अब कंज्यूमर इकट्ठा हो गया, एक साथ हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, मिलकर मूवमेंट कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि ये सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस खत्म हुई और कंपल्सरली इंडिया में एक एक्ट बना जिसको कि हम कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, टू लुक इनटू द माल प्रैक्टिसेस इन राशन शॉप्स एंड ओवरक्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो व्हीकल्स है उनमें मतलब खचाखच भीड़ जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर ओवर क्राउडिंग है, जान की रिस्क है। क्या है? रिस्क टू लाइफ है ना वहां पर, क्योंकि ऐसी अगर आप 52 सीटर बस के अंदर अगर आप 150, 200 लोग एक साथ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है लाइफ को रिस्क तो है ही। स्पेशली राशन शॉप डीलर तो बहुत उस समय मतलब बहुत गड़बड़ी किया करते थे, तो इनके खिलाफ आवाज उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये आवाज जो है ना हर सेक्टर में बढ़ती हुई चली गई। मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस एन अपसर्ग इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, और आज की डेट में इंडिया में कंज्यूमर ग्रुप्स बहुत सारे इमर्ज हो गए हैं जो कि हर बात पर जगह जगह पर कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, कंज्यूमर के वेरीफाई के लिए काम करते हैं। आई जस्ट होप यहां तक क्लियर होगा सबको। आगे कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या लिखा है यहां पर आगे, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स द मूवमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट। हमने कहा ना कि अभी मैंने बताया आपको कि इन सबकी मेहनत रंग लाएगी, इन सब ने जो प्रयास किए हैं, इन सब ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, इन सब ने जो इतनी मूवमेंट किए हैं, कंज्यूमर ने इतना प्रयास किया है, उसका इंपैक्ट आया और बिजनेस फर्म्स को मजबूर होना पड़ा, इवन गवर्नमेंट को भी मजबूर होना पड़ा। गवर्नमेंट मजबूर हुई टू करेक्ट बिजनेस कंडक्ट विच मे बी अनफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एट लार्ज। उन सारी एक्टिविटीज को रिजॉल्व किया गया, उन सारे एक्टिविटीज को बंद किया गया। गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया जो कि कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए नहीं थे, जो कि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं जिनसे नुकसान हो रहा था। अ मेजर स्टेप, अच्छा अब इसमें सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया गया? अ मेजर स्टेप टेकन in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986, कोपरा। कौन सा एक्ट लागू किया गया? कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर क्या किया गया बेटा? इंप्लीमेंट किया गया। क्लियर है यहां तक? आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज कोपरा। ठीक है, अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से मैं थोड़ी सी जानकारी आपको लीक से हटके देता हूं कि उस समय जो एक्ट लागू किया गया था वो कौन सा था बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन आज की डेट में इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है, एक नया एक्ट इंप्लीमेंट हो गया है और उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भी रिसेंटली रिप्लेस कर दिया गया है, किससे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत बढ़िया। आई थिंक जस्ट होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम फटाफट से कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या लेते हैं बेटा हम? तो देखिए, अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि केवल नेशनल लेवल पे, इंडियन लेवल पे ऐसा हो रहा है, नहीं, इंटरनेशनल लेवल की समस्या थी ये। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह की समस्या से बचने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या कदम बढ़ाया गया कि इन 1985, कब की बात है बेटा? 1985 के अंदर
क्या होता है, ध्यान से समझना कि 1985 की यूनाइटेड नेशंस, कौन, यूनाइटेड नेशंस बड़ी संस्था है, यूएन जिसको हम कहते हैं, इन्होंने क्या किया, अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस। यूएन ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, कुछ गाइडलाइंस दी थी। उन गाइडलाइंस को यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, उन सब ने क्या किया था, एक्सेप्ट भी कर लिया था फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी गाइडलाइन दी गई उन सबको अडॉप्ट किया यूएन के जितने भी मेंबर्स कंट्रीज थे। दिस वॉज अ टूल फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर्स to protect consumers and for consumer advocacy groups to press their governments to do so। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि अब जब यूएन ने कुछ गाइडलाइन इशू कर दी ना, तो अब हर कंट्री की गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी थी। क्या अपॉर्चुनिटी थी हर कंट्री की गवर्नमेंट के पास, कि वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उसके पास एक बेस है, एक आइडिया मिल गया कि किस तरह से हमको क्या करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अब जो कंज्यूमर मूवमेंट्स के लिए जो ग्रुप बने हुए थे, उन ग्रुप्स के पास भी एक रास्ता था, एक तरीका था कि भैया गवर्नमेंट को वो प्रेशराइज कर सकते थे कि जो यूएन ने गाइडलाइन दी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्ट्स को क्या करो, बनाओ और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की तरफ काम करना शुरू करो। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं अपन। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर द कंज्यूमर मूवमेंट। और इंटरनेशनल लेवल पर पहला प्रयास था जहां पर कंज्यूमर मूवमेंट्स के लिए, कंज्यूमर मूवमेंट्स के प्रेशर में आकर यूएन ने कुछ काम किया था। टुडे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू ओवर 200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। और आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसमें कम से कम 200 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, लगभग 100 कंट्रीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो हम ये बात समझे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो सोच है वो केवल नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसके लिए 1985 में कदम उठाया गया। यूएन ने कुछ गाइडलाइंस वहां पर हमको अवेलेबल करवाई है। क्लियर है यहां तक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपन। देखिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखो, ये एक इमेज आपकी बुक में दी हुई है कि ये कंज्यूमर फोरम है, जहां पर जाकर कंज्यूमर को अगर कोई भी समस्या है तो वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये 3 लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इनके बारे में डिटेल में हम आगे कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक जो कि हम शुरू करते हैं वो क्या है बेटा, कंज्यूमर राइट्स। क्या है बेटा, कंज्यूमर राइट्स। ध्यान दीजिए, कोपरा एक्ट, कोपरा एक्ट जिसको कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं, जिसको कि हम 1986 वाली बात करते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1986 वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, 2019 से। ये जो एक्ट है ये कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स देता है। क्या देता है बेटा, कंज्यूमर को कुछ राइट्स देता है, कंज्यूमर को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स हैं। अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको कुछ राइट्स दिए गए। टोटल कितने राइट्स दिए गए बेटा, 6 राइट्स। तो वो ब्रीफ में थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको इनको, बाकी डिटेल में हम आगे टॉपिक वाइज इनको डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहला, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करता है क्या है बेटा, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करता है तो वो प्रोडक्ट उसकी लाइफ के लिए डेंजरस ना हो। उसको ये अधिकार है कि वो मार्केट से जो भी प्रोडक्ट खरीदे उससे उसकी लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी दोनों की सेफ्टी क्या हो, सुनिश्चित की जाए। उनकी लाइफ के लिए वो डेंजरस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मेडिकल की शॉप पे गए, आपने मेडिसिन खरीदी, अच्छा मेडिकल वाले ने एक्सपायरी डेट की आपको मेडिसिन दे दी, अब आपने वो मेडिकल एक्सपायरी डेट की मेडिसिन ले ली और आपको कुछ हो गया, तो वहां पर सेलर ये क्या अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है दोबारा मेरे पास मत आना। नहीं भैया, आप कंज्यूमर को नुकसान हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा राइट दिया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको हर चीज, मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल करवाई जाए। जैसे कि आप सब जानते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, उस प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको कब बनाया गया, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, हाउ टू यूज, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड बिफोर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशंस उस प्रोडक्ट के साथ आपको दी जाती है।
क्यों? क्योंकि ये देना लीगल बाउंडेशन है, कंज्यूमर का राइट है कि कोई भी प्रोडक्ट जब वो परचेज करे तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को अवेलेबल करवाई जाए। तीसरा राइट दिया गया राइट टू चॉइस। कंज्यूमर के पास ये राइट है कि व्हाट प्रोडक्ट ही शुड बाय और ही शुड नॉट बाय। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि भैया अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो ये तो खरीदना ही पड़ेगा। नहीं, कंज्यूमर की इच्छा होगा तो खरीदेगा, नहीं होगी तो नहीं खरीदेगा। जैसे आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूं कि आप मार्केट में टूथपेस्ट खरीदने गए, अब सेलर क्या कह रहा है, भाई टूथपेस्ट 50 रुपए का है, लेकिन ये 50 रुपए का टूथपेस्ट जब मिलेगा जब आप साथ में 20 रुपए का टूथब्रश खरीदोगे, मतलब टोटल 70 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने 70 रुपीज की शॉपिंग नहीं की तो हम आपको टूथपेस्ट भी सेल नहीं करेंगे। अगर सेलर ऐसा करता है दैट मीन्स वो आपके राइट टू चॉइस को आपसे छीन रहा है। आपके पास ये अधिकार है कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको क्या खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। और क्या राइट है? राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को यूज लेने से उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है, उसकी हेल्थ पे उसका कोई इंपैक्ट आया है, कोई भी परेशानी अगर कंज्यूमर को हुई है, तो उस के बारे में वो जो कंप्लेंट करा ना, वो कंप्लेंट उसकी सुनी जाए। आप डिनाई नहीं कर सकते कंज्यूमर को कि नहीं हम आपकी बात सुनेंगे नहीं। नहीं, कंज्यूमर के पास अधिकार है कि उसकी बात को सुना जाए। अगर नहीं सुना जा रहा है दैट मीन्स अगेन यू आर वायलेटिंग द राइट टू बी हर्ड, जो कि कंज्यूमर को हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करवाता है। एक राइट क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब कि जो भी नुकसान हुआ है कंज्यूमर को, उस नुकसान की भरपाई करने का, उसको क्षतिपूर्ति करने का, उसको कॉम्पनसेशन रिसीव करने का भी राइट है कंज्यूमर के पास। अगर कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा तो ये भी यहां पर उसकी राइट को छीना जा रहा है। अगला है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि इन सारी बातों की जानकारी उसको अवेलेबल करवाई जाए। अगर कंज्यूमर को इन सारी चीजों की जानकारी अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है तो भैया ये भी आप उसके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हमको दिए हुए हैं। इन राइट्स को आगे डिटेल में हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। सबसे पहला हम राइट देखते हैं बेटा कि राइट टू सेफ्टी। क्या देखते हैं बेटा? राइट टू सेफ्टी। तो वो सबसे पहले आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है रेजीज का। रेजी, रेजी है ना, एक बच्चा है, ब्राइट स्टूडेंट है। क्या है बेटा? ब्राइट स्टूडेंट है, उसको ना टॉन्सिल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टॉन्सिल, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं। अब टॉन्सिल होंगे गले में तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। वो ईएनटी स्पेशलिस्ट ने उसका ऑपरेशन किया, भैया गले में टॉन्सिल है, उनको क्या कर देते हैं हम? रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए उसको एनीस्थीसिया दिया गया। अब उस एनीस्थीसिया की वजह से है ना, मतलब उसको गलत तरीके से दिया गया वो, और उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ना इनकॉम्पिटेंट हो गई, उसकी बॉडी कुछ करने के लायक नहीं बची। तो यहां पर उस डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से उस बच्चे की लाइफ क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो सर्विसेज लेने गए थे तो यहां पर उसको राइट टू सेफ्टी की वजह से आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए। रेजी मैथ्यू, a healthy boy studying in class 9th, was admitted in a private clinic in Kerala for removed of tonsils. प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया ताकि भैया गले में जो टॉन्सिल है उनको रिमूव करवाया सके, उसको ऑपरेट होना था। एन ईएनटी सर्जन परफॉर्म्ड द टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन अंडर जनरल एनीस्थीसिया। जनरल एनीस्थीसिया उसको दे दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ improper anesthesia, Rezi showed symptoms of some brain abnormalities because of which he was crippled for life. पूरा जीवन खराब हो गया उसका, ब्रेन में ना उसकी कुछ समस्याएं क्या हो गई, शुरू हो गई।
सॉरी